नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है उसकी ये पहली क्लास है। पहले अपन 2-3 दिन के अंदर करंट अफेयर्स लाते थे, अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लाएंगे। करंट अफेयर्स आपका छूटेगा नहीं। ये भी नहीं है कि इस दिन आएगी, वो भी अगर कोशिश करेंगे अपन कि एक दिन पर्टिकुलर कोई फिक्स किया जाए। अभी स्टार्ट करी है, आज ये पहली क्लास है। पिछले 7 दिन में कई सारी घटनाएं हुई, बीच में इंडिपेंडेंस डे हुआ और उन सब के बीच काफ़ी न्यूज आई, मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई। इसमें क्या है, जो मेन जो फोकस रहेगा ना, देखो 2 फोकस अपने रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? एक तो पीआईबी और एक डीआईपीआर, ये 2 फोकस रहेंगे। और इन दोनों में जितने भी प्रेस नोट जारी होते हैं ना, लगभग लगभग उनमें जो भी इंपॉर्टेंट है ना, मेरी दृष्टि से आप एक जागरूक कैंडिडेट की तरह खुद भी प्रेस नोट देखकर आ सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं देख के आ सकते, कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको केवल मेरे ऊपर डिपेंड रहना, नहीं। आप खुद भी देख सकते हो जाके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पीआईबी गवर्नमेंट की साइट है, डीआईपीआर राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है, आराम से आप देख सकते हैं। बाकी मेरा काम है इन जो प्रेस नोट्स हैं इनको एनालिसिस करवाना। जो वर्तमान में थोड़ी सी अप्रोच है, 2-3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने वाली अप्रोच है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी डिटेल में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको क्या करना है, जो ये 40-50 मिनट की क्लास होगी, पहली बात तो ये वेस्टेज नहीं जाने देनी है। और ये वेस्टेज कब जाएगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आप आंखें बंद करके और इस क्लास को पढ़ते रहोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। आपके सामने रजिस्टर होना चाहिए। मैं जो भी न्यूज़ आपको बताऊं, आपको एक एक्टिव कैंडिडेट की तरह थोड़ा सा, चाहे जल्दी जल्दी, ऐसे एक भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसके नीचे 3 एरो लगाए और उन 3 एरोज में जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो चीज़ें आपने लिखनी। ये बहुत एक्टिव कैंडिडेट की तरह आपको करना है। और ये काम आप करोगे ना, इससे केवल करंट अफेयर्स में आपको फायदा नहीं होगा, इससे आपके सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाने में फायदा होगा। आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप हिस्ट्री के नोट्स बनाओ, चाहे ज्योग्राफी के नोट्स बनाओ, इससे आप थोड़े से आपका हाथ चलेगा। और प्रवृत्ति डालना कि इस क्लास के माध्यम से ये प्रवृत्ति आ जाए आप में कि आप नोट्स बनाना थोड़ा सा सीख जाओ। तो लगभग 50 के आसपास न्यूज़ हैं। आप बिल्कुल अच्छे से पूरी क्लास में बने रहें, सारी न्यूज़ की अपन चर्चा करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने रजिस्टर और पेन नहीं लिए हैं तो वो रजिस्टर और पेन ले ले और कॉपी में नोट करते जाए, तभी क्लास का कुछ वैल्यू है, बाकी क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है, भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और वो होता है मैत्री सैन्य अभ्यास। पिछले अगर 2 साल में आप पेपर उठाओगे ना, तो डेजर्ट साइक्लोन से प्रश्न आया, वज्र प्रहार से प्रश्न आया, संयुक्त सैन्य अभ्यासों से प्रश्न आते हैं। अब थोड़ी सी अप्रोच क्या हो गई, पहले प्रश्न आता था कि वज्र प्रहार जो है वो भारत का किस देश के साथ होता है, ऐसे प्रश्न आता था। अब थोड़ा सा ट्रेंड ऐसे हो गया कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि यह कौन सा संस्करण था। 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था भाई? 15वां संस्करण था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्करण है। ये 15वां संस्करण है। आपको केवल ऐसे ही करना है, भारत थाईलैंड, एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा नोट्स बनाना। भारत थाईलैंड, तुरंत एरो लगाएं। सबसे पहले कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। कहाँ आयोजित हो रहा है? 18 से 31 अगस्त 2026 तक। कहाँ हो रहा है? थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभावदी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है? थाईलैंड के कौन सी जगह है? सूरत थानी स्थित विभावदी रंगसिट कैंप है, इसमें आयोजित हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज, अगली इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो पिछला संस्करण है वो सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था। 2025 में कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था। इसके अंदर जो है 85 जवान हैं। भारतीय सेना के जो हैं वो कितने जवान हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछा गया एक बार, स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया था एक युद्धाभ्यास संबंधित, और उसमें जवानों की संख्या और उसमें जो लेने वाली टुकड़ी है उसकी भी नाम पूछा गया था। कितने जवान हैं? 85 जवान हैं। भारतीय सेना के 9 गोरखा राइफल्स के हैं और थाई जो सेना है उसकी 5वीं डिवीजन के 25वीं इन्फेंट्री के 3री बटालियन के जवान हैं। थाईलैंड के याद होना हो, भारत के याद होने चाहिए। भारत की कौन सी राइफल्स के हैं? 9 गोरखा राइफल्स के जवान हैं। और कितने कितने जवान हैं? 85 जवान हैं। देखो, आपसे कुछ रह भी जाएगा नोट करने को, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना।
इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं जैसे पैनल होगा उस पैनल की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया करूँगा। जैसे ही ये क्लास होगी ख़त्म, उसके तुरंत बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सेना के कौन से हैं? 9 गोरखा राइफल्स के जवान हैं। थाई सेना के 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फेंट्री के 3री बटालियन के जवान हैं। प्रशिक्षण का फोकस जो है ये ठीक है, इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये ठीक है, सैन्य क्षमता को बढ़ाना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें प्रमुख गतिविधियां जो हैं क्षेत्र अभ्यास, युद्ध संबंधी चर्चाएं आदि, प्रौद्योगिकी आदि को बढ़ावा देना है। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? वर्ष 2000 में हुई थी। मैत्री जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2006 के अंदर हुई थी। अभी कौन सा संस्करण इसका आयोजित हुआ है? 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सी साल में हुआ है? 2026 के अंदर हुआ है 15वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? थाईलैंड के सूरत थानी में हुआ है। इससे पहले जो 14वां संस्करण था वो 2025 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़। और इसमें कितने कितने जवान हैं? भारतीय सेना के 85 जवान हैं, थाईलैंड की सेना के 85 जवान हैं। भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी है? 9 गोरखा राइफल्स है। और थाईलैंड की सेना की कौन सी टुकड़ी है? 25वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की 3री बटालियन है। इतना आपको इस युद्धाभ्यास के बारे में पता होना चाहिए। ये लगभग मेरे हिसाब से 6-7 पॉइंट हो जाएंगे। ये परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, इतना कम से कम चाहिए। अच्छे पेपर के लिए बात मैं कर रहा हूँ, बढ़िया पेपर के लिए, और अच्छे हिसाब से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। मैं आपको सीधे सीधे कराऊंगा, आपको बहुत एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह। नोट्स तो बनाने ही हैं, कुछ रह जाता है तो बाद में पीडीएफ से देख लेना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें लगभग साथी हैं अपने। पर ये करंट अफेयर्स तभी फ्रूटफुल होंगे, मैं आज ही इन भाषणों को आपको दे रहा हूँ, बाकी क्लास चले करेगी सीधे सीधे क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा जो है वो हो जाता है। आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ये कोई व्यापारिक दृष्टि से नहीं है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है आपको इस डायलेमा से निकालना जो एक पैदा हुआ पड़ा है कि मैटर कहाँ से आ रहा है। ये ऑफिशियल साइट्स हैं, यहाँ मैटर है, यहाँ से प्रश्न आता है। केवल आपको घुमाने वाली बात है कि आपको इतना तो पता है कि मैत्री संयुक्त सैन्याभ्यास है वो किस किस के बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच होता है। पर घूमने वाली बात यह है कि हमें नहीं पता ये कहाँ आयोजित हुआ, हमें नहीं पता इसका कौन सा संस्करण है, हमें नहीं पता इसमें कितने जवानों ने भाग लिया, हमें नहीं पता कौन सी राइफल ने भाग लिया, हमें नहीं पता ये कब स्टार्ट हुआ था। तो इतनी चीज़ भी अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, 15वां संस्करण है, थाईलैंड में आयोजित हुआ है। भारत की 85 जवान थे, थाईलैंड के 85 जवान थे। भारत की ये राइफल और थाईलैंड की ये बटालियन। इसके बाद 2006 में ये शुरुआत हुई थी। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है एक ईओडी अभ्यास हुआ है। ईओडी का मतलब है नौसेना विस्फोटक आयुध मिशन निस्तारण। भारत और अमेरिका की जो नेवी है उन्होंने ईओडी अभ्यास किया है, यानी विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास है 2026 का। और इसका संस्करण हुआ है कौन सा? 8वां संस्करण आयोजित हुआ है और 14 अगस्त 2026 को कहाँ हुआ है? कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में संपन्न हुआ है। तो 2-3 बात हैं। एक तो हाल ही में जो आयुध एवं विस्फोटक निस्तारण का जो अभ्यास है वो किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ हुआ है। कब हुआ है? 14 अगस्त को हुआ है। कहाँ हुआ है? कोच्चि स्थित दक्षिणी कमान में हुआ है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है भाई? 8वां संस्करण है। कब हुआ है? 14 अगस्त 2026 को हुआ है। कहाँ हुआ है? कोच्चि में हुआ है। कोच्चि स्थित जो दक्षिणी कमान है उसमें हुआ है। और किसका सम्मेलन है ये? नौसेनाओं का है भाई। किसका है? नौसेनाओं का है, आयुध एवं विस्फोटक निस्तारण। इसमें जो दोनों नौसेनाओं की टीम है उन्होंने संवाद, सर्वोत्तम प्रणाली, ये सब हुआ। इसमें विषय विशेषज्ञ आदान प्रदान यानी एसएमई सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं उनके एक्सचेंज हुए। विस्फोटक उपकरणों से उत्पन्न वास्तविक समय के खतरों पर चर्चा हुई। विस्फोटक को सुरक्षित बनाने की प्रक्रियाओं और बारिश सुरंगों को निष्क्रिय करने पर ज्ञान साझा किया गया। मानव रहित पानी के भीतर यूयूवीज के उपयोग पर चर्चा की गई। ये ठीक है। जलपोत के मलबे का पता लगाना और उससे निकालना, विशेषज्ञ उपकरणों का उपयोग, स्लिदरिंग ऑपरेशन आदि जो अभ्यास हैं वो इसके अंदर शामिल थे। इस अभ्यास ने गोताखोर टीमों को पेशेवर दक्षता, ये सारी चीज़ें ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपन पकड़ लेते हैं इन चीज़ों का, इसके उद्देश्य क्या थे, इसमें क्या चर्चा हुई होंगी। भाई अगर नौसेना का है तो निश्चित रूप से गोताखोर
और उनको प्रशिक्षण, विस्फोटकों का और आयुध निस्तारण का है तो कौन सी तकनीक है जिससे ये बढ़ रहे हैं, जिससे ये घटेंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी है। बारूदी सुरंग हो, चाहे विस्फोटक उपकरण हो, चाहे मानव रहित पानी के भीतर, यानी कि एक तो इसमें क्या पॉइंट है, नौसेना है, और एक क्या है, आयुध एवं विस्फोटक निस्तारण है। इनकी टेक्निक्स पर क्या हुई, चर्चा हुई। कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 8th संस्करण था। कब आयोजित हुआ, 14 अगस्त को आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, कोच्चि स्थित दक्षिणी कमान जो है वहाँ आयोजित हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है UNCCD COP17। देखो UNCCD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वाला जो है, जो क्लाइमेट डाइवर्सिटी है, जलवायु विविधता के ऊपर सम्मेलन होते हैं। और UNCCD की जो 17 था, भारत ने प्राकृतिक जो इकोसिस्टम था उसके लिए मार्गदर्शिता लॉन्च की है। भारत ने 17 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित हुआ, उलानबटोर मंगोलिया में एक संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन। ये डिजर्टिफिकेशन वाला सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है, डिजर्टिफिकेशन वाला सम्मेलन है। UNCCD मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन जो है उसके 17वें संस्करण में भाग लिया। कौन सा सम्मेलन है, मरुस्थलीकरण सम्मेलन है। और मरुस्थलीकरण का 17वां सम्मेलन जो है उसमें कब भाग लिया, 17 अगस्त 2026 को भाग लिया। और ये कहाँ आयोजित हुआ, उलानबटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ। UNCCD का कौन सा सम्मेलन है, 17वां सम्मेलन है। और कहाँ लिया है, उलानबटोर मंगोलिया में भाग लिया है। इसमें देखो एक ONES घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया है। कौन सी मार्गदर्शिका है, घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए एक मार्गदर्शिका का क्या किया है, मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया है। इतनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भाग किसने लिया, जो भूपेंद्र यादव जी थे उन्होंने भाग लिया। इसमें घास के मैदानों आदि के ऊपर चर्चा हुई थी कि जो घास के मैदान वगैरह हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। याद रखने की बात इतनी है कि UNCCD का कौन सा सम्मेलन है, 17वां सम्मेलन है। कहाँ है, उलानबटोर मंगोलिया के अंतर्गत है। कब हुआ है, 17वां ही सत्र है, 17 COP17 है। और 17 अगस्त 2026 को ही इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है, उलानबटोर मंगोलिया के अंतर्गत हुआ है। इसमें एक ONES पेश किया है, वो कौन सा है, घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ हुआ है। यानी पहली जो इकोसिस्टम के लिए मार्गदर्शिका है वो क्या करी है, लॉन्च की है। वो किसके लिए है, घास के मैदान और खुला इकोसिस्टम, इसके लिए पहली जो मार्गदर्शिका है वो लॉन्च करी है। किसके अंदर, COP17 के अंदर। किसने, भारत ने। कहाँ आयोजित हुआ है, UNCCD का 17 जो सेशन है उलानबटोर मंगोलिया के अंदर जो है वो आयोजित हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे अपन चलें। केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, FCOMS 2.0 का जो है वो शुभारंभ किया। 17 अगस्त 2026 को जो अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, FCOMS का मतलब है अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली, यानी कि FCOMS 2.0 आई है। किससे संबंध है, FCOMS 2.0 का केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक पहल स्टार्ट करी है और वो कौन सी है, FCOMS 2.0। इसका उद्घाटन जो है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, श्री राजकुमार गोयल हैं। उन्होंने इसका जो है वो शुभारंभ किया। इसका जो उद्देश्य है वो RTI जो 2000 का एक्ट है उसको क्या करना है, अधिक मजबूत बनाना है और अधिक पारदर्शी बनाना है। FCOMS का इतिहास ये है, ये एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन पोर्टल है जिसे पहली बार सितंबर 2016 में शुरू किया गया। इसको शुरू कब किया गया था, FCOMS को 2016 में, सितंबर 2016 में शुरुआत किया गया था। तो देखो FCOMS के बारे में दो स्टेटमेंट तो यही बन गए कि FCOMS का जो केंद्रीय सूचना आयोग का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है
ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2016 में हुई थी। और 17 अगस्त 2026 को इसका क्या हुआ है? अपडेटेड 2.0 वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? इनके जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल जी, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये बन गई है। इसके जो नई विशेषताएं हैं वो क्या हैं? डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से उपयोक्ता खाते बनाने की सुविधा, बेहतर सुरक्षा मानकों के आधार पर क्या किया गया? इसको विकसित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि FCUMS क्या है? एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है। किसका? सूचना आयोग का। FCUMS को कब जारी किया गया था? सितंबर 2016 में जारी किया गया था। FCUMS को अपडेट करके 2.0 कब आया है? 17 अगस्त 2026 को आया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 3-4 न्यूज़ें आपने बढ़िया ढंग से आप नोट करते चलना। ये PIB की न्यूज़ थी। एक है भारत की 2026 की ब्रिक्स सदस्यता है। भारत 2026 में क्या करेगा भाई? ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। आप सभी को पता होगा ब्रिक्स जो है वो एक अंतर क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंदर फिलहाल में 11 देश हैं। पहले 4 देश थे। इसकी पूरी एक इतिहास है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 2007 के अंदर। जो गोल्डमैन सैक्स थे उन्होंने इसका विचार दिया था। 2007 में स्थापना हुई। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो आ गया और लास्ट जो है इसमें 6 कंट्रीज़ और आई, तो कुल मिला के 11 कंट्रीज़ हो गई। अर्जेंटीना ने इसका निमंत्रण जो है वो स्वीकार नहीं किया था, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। इस बार ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इसके बहुत सारे ट्रैक होते हैं। और 17 से 22 अगस्त तक जो है, 21 अगस्त तक जो है पुणे में ब्रिक्स की ICT की बैठक होगी। जो ब्रिक्स का जो ICT वाला हिस्सा है उसकी बैठक कहाँ होगी? पुणे में हो रही है। उसकी बैठक कहाँ हो रही है? पुणे में हो रही है। कब से कब तक? 17 से 21 अगस्त तक। प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि जो ब्रिक्स की ICT की बैठक हुई भारत की अध्यक्षता में, उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी जो थीम थी वो क्या है? एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। कैसे? एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। इसमें ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ये 11 देश हैं जिसमें नए जुड़े हुए भी देश हैं, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये पुराने हैं और बचे हुए 6 जो हैं वो नए जुड़े हुए देश हैं। इसकी कब से कब तक बैठक हो रही है? 17 से 21 अगस्त तक। किसकी? ब्रिक्स के ICT वाला जो डिपार्टमेंट है उसकी कब से कब तक है? 17 से 21 अगस्त तक इसकी बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है? ये भी याद रखने की चीज़ है। कहाँ हो रही है भाई? पुणे में हो रही है। और इसका विषय क्या है? इसकी थीम क्या है? एक लचीले विषय के लिए, एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। इसमें 3 मुख्य कार्यक्रम होंगे 17 से 21 अगस्त तक। 17 अगस्त को तो ब्रिक्स ICT कार्य समूह की 7वीं बैठक होगी। 20 अगस्त को डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो का आयोजन होगा। और 21 अगस्त को ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक होगी जिसमें जो हमारे जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो भाग लेंगे। तो कितना भी डीपली जाएगा इस मैटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा? कितनी कार्यक्रम हैं? 3 कार्यक्रम हैं, 17, 18 और 19। इन 3 दिनों में तो ब्रिक्स ICT जो कार्य समूह है उसकी 7वीं बैठक है। 20 अगस्त को डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो का आयोजन है और 21 अगस्त को ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक है। इससे ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। ब्रिक्स में जो ICT वाला है यानी जो दूरसंचार वाला है, एक बात मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स के कई न्यूज़ आएंगी आपके। आप ऐसा करना, जो विशेषकर PSIR वाले स्टूडेंट हैं ना, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन वाले हैं, वो एक अलग से बना लेना ब्रिक्स 2026। ब्रिक्स की खूब सारी न्यूज़ आएंगी। ब्रिक्स के बहुत सारे जो है वो बैठक होंगी। जैसे राजस्थान में भी ब्रिक्स की कई सारी जो है, निर्मला सीतारमण भी आई थी। राजस्थान में भी ब्रिक्स की कुछ गतिविधियां हो रही हैं। लगातार ब्रिक्स की गतिविधियां चलती रहेंगी। तो आप ब्रिक्स को एक जगह लिख लेना। 3-4 पेज में ब्रिक्स की 2026 की बैठक होगी। बाकी लास्ट में जब 2026 की बैठक होगी ना, तो लास्ट में सरकार एक नोट जारी करेगी, उसको तो अपन पढ़ ही लेंगे। वो सबसे एक ब्रीफ में भी मिल जाएगा। बाकी जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएंगी उसको अपन जैसे जैसे करते जाएंगे। ICT वाली बैठक हुई है, कहाँ हुई है? पुणे के अंदर हुई है, 17 से 21 अगस्त को हुई है। इसकी थीम क्या है? एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। 11 सदस्य देश हैं। इसमें 3 प्रोग्राम हैं। 17 से 19 अगस्त तक जो है ब्रिक्स कार्य समूह की 7वीं बैठक है और 20 अगस्त को जो है डिजिटल ब्रिक्स
फोरम और एक्सपो है, और 21 अगस्त को ब्रिक्स के जो संचार मंत्री हैं उन संचार मंत्रियों की कौन सी बैठक है, उन संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे अपन चलें तो ये अपन अब जो अपने राजस्थान की न्यूज़ है उन पे आ गए। कुछ पीआईबी की न्यूज़ थी, अब अपन डीआईपीआर की न्यूज़ पे। म्यांमार के राष्ट्रपति जो हैं वो 17 अगस्त 2026 को कहाँ आए हैं, राजस्थान की यात्रा पर आए हैं। एक बार प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया था, राजस्थान के करंट अफेयर्स में ये प्रश्न पूछा था कि यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, क्योंकि उनकी यात्रा राजस्थान में हुई थी। तो इस नाम को याद रखना, म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, यू मिन आंग आएंग। हालांकि ये शब्द इतना अजीब है कि आपके समझ में आ जाएगा। कहाँ आए हैं, जयपुर में आए हैं। राष्ट्रपति अपनी रूस यात्रा पर जा रहे थे, विमान में ईंधन भरवाने के लिए जयपुर पर इन्होंने विश्राम किया। तो ये रूस जा रहे थे, रास्ते में विमान में ईंधन भरवाने के लिए इन्होंने क्या किया, जयपुर में विश्राम किया। तो बाई चांस पूछ ले कि कहाँ के राष्ट्रपति थे जो रूस जा रहे थे और उन्होंने विमान में ईंधन भरवाने के लिए कहाँ रुके थे, वो जयपुर में रुके थे। बिल्कुल आ सकता है प्रश्न। कहाँ के राष्ट्रपति थे, म्यांमार के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे, म्यांमार के राष्ट्रपति थे। आप याद रखोगे, इनका जो है कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर और जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने क्या किया, स्वागत किया। तो इस न्यूज़ को याद रखना कि म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ आए, जयपुर के अंदर आए। अगला है बारां और झालावाड़ जो है उसमें क्या हुआ है, 1258 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की क्या हुई है, सौगात दी है। यानी जो कृषि उपज मंडी बारां की है वहाँ शिवराज सिंह चौहान आए और शिवराज सिंह चौहान ने कुछ घोषणाएं की। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान। और ये जो शिवराज सिंह चौहान आए, जब इन्होंने क्या की, घोषणा की कि बारां के अंदर जो है वो 1203 करोड़ के 76 विकास कार्य कराएंगे, झालावाड़ के अंदर 55 करोड़ के 22 विकास कार्य कराए जाएंगे, और पिछले 2.5 वर्षों में बारां के लिए 3316। ठीक है, जब ये आए हैं तो 1203, बारां को तो कितने 1203 करोड़ और झालावाड़ को कितने 55 करोड़ की जो है वो सौगात प्रदान की है। किसने, शिवराज सिंह चौहान जी ने। जो कृषि मंत्री हैं वो आए और इन्होंने बताया है कि हाँ 3473 करोड़ की लागत से इतने नए घरों को क्या दी गई, प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जब उसकी यात्रा हुई किसकी, शिवराज सिंह चौहान की। तो जो कृषि मंत्री हैं वो कहाँ आए, बारां की कृषि उपज मंडी में एक प्रोग्राम हुआ इनका और वहाँ इन्होंने क्या किया, 1258 करोड़ की सहायता दी, जिसमें 1253 करोड़ तो 1203 करोड़ तो किसके लिए थे, बारां की योजनाओं के लिए थे, और 55 करोड़ किसके लिए थे, झालावाड़ की योजनाओं के लिए थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार मिशन। इसमें देखो आपको कुछ एक फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं कि देश में कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, यानी कि जिसकी आय 1 लाख करते हैं जिस महिला की, उसको कहते हैं लखपति दीदी। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। और राजस्थान में राजीविका के माध्यम से कितने महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है, 32 लाख महिलाओं को। कितनी डाटा है अभी, लखपति दीदी कितनी है, लखपति दीदी कितनी है, 32 लाख है। लखपति दीदी कितनी है, 32 लाख है। देखो ये जो प्रेस नोट जारी होते हैं ना, इनमें कुछ बैकग्राउंड की भी चीज़ें होती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लखपति दीदी कितनी है, 32 लाख है। और 12 में एक ग्राम श्री राजसखी मार्ट का उद्घाटन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम श्री राजसखी मार्ट, ग्राम श्री राजसखी मार्ट जो है वो कहाँ है भाई, 12 में है। कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है, ग्राम श्री राजसखी मार्ट का कहाँ हुआ है, 12 के अंदर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान में जो राजस्थान में जो सम्मान निधि के अंदर जो पैसा मिलता है वो कितना है, 9000 है। केंद्र के द्वारा तो कितने दिए जाते हैं, 6000 रुपये दिए जाते हैं, और राज्य के द्वारा 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 1-1 हज़ार की 3 किस्त तो राज्य के द्वारा मिलती हैं और 2-2 हज़ार की 3 किस्त केंद्र के द्वारा प्रदान होती हैं। इसको भी याद रखना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है, इसमें 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। यानी जो 5 रुपये क्या मिलता है, दुग्ध उत्पादकों को अनुदान मिलता है 5 रुपये प्रति लीटर के आधार पर। इसमें 5 लाख पशुपालकों को कितना अनुदान दिया गया है, 280 करोड़ दिया गया है। गौशाला अनुदान योजना के तहत 751 गौशालाएं जो हैं उनको 250 करोड़ दिया गया है। और मनरेगा में खामियों को दूर करते हुए बीबीजी रामजी जो है उसको घोषित किया गया है
और इसमें कितने करोड़ रुपए रखे गए हैं? 12,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बीबीजी राम जी के अंतर्गत कितने रखे गए हैं? 12,000 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए। नॉर्मल सी बात यह है कि कितनी लखपति दीदी बन चुकी हैं? 32 लाख बन चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड के अंदर कहानी क्या है? ग्राम श्री राजसखी मार्ट। ग्राम श्री राजसखी मार्ट जो है वो कहाँ है? बाना के अंतर्गत है। उसका क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है कहाँ? बाना के अंतर्गत। एक नाम है मोतीलाल। इस नाम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। राज्य सरकार के द्वारा जयपुर के जो मौजमाबाद निवासी हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनका क्या नाम है? मोतीलाल है। ये 10वीं पास हैं और फिर भी इन्होंने कृषि में क्या किया है? जबरदस्त अनुभव इनको मिला है। किसान हैं, मोतीलाल हैं, कहाँ के हैं? जयपुर जिले के मौजमाबाद के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जयपुर जिले के मौजमाबाद के निवासी हैं। कौन? मोतीलाल। इन्होंने क्या किया है? एक मॉडल लाए हैं, किसान टू फार्मर मॉडल। और जैविक खेती के लिए इन्होंने क्या किया है? इनको क्या किया गया है? किसान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और इनके लिए जो राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, उसके द्वारा 11,000 रुपये प्रति माह का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। इनको विदेश यात्रा भी कराई जाएगी जो पूरी सरकार के द्वारा होगी। नाम याद रखना है। मोतीलाल क्या बनाए गए हैं? किसान ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ के हैं? जयपुर के मौजमाबाद के हैं। इनको कितने रुपए मिलेंगे? 11,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला जो है एक राज्य कौशल एवं उद्यमिता समिति है। कौन सी समिति है? राज्य कौशल एवं उद्यमिता समिति है। और इसकी क्या हुई है? बैठक हुई है। और इस बैठक की अध्यक्षता जो करी है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं कौशल नियोजन वाले। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो स्किल गैप असेसमेंट है। इसमें कहा गया है कि जो मांग आपूर्ति का अभाव है उसको क्या किया जाए? पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एक पीएम इंटर्नशिप योजना है जो 20 कंपनियों के ऑनबोर्डिंग लक्ष्य को, यानी 20 कंपनियों के साथ युवाओं को क्या करनी है? इंटर्नशिप करनी है। इसका है एक NABS है जिसमें कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त DBT को पेमेंट मॉड्यूल क्या किया जाए? विकसित किया जाए। यानी जो अप्रेंटिसशिप के लिए 2500 रुपये एक प्रशिक्षुता योजना, अप्रेंटिस एक भत्ता प्रदान किया जाता है। कितने रुपए? 2500 रुपये प्रति माह। उसको बहुत टाइम से प्रदान किया जाए। एक विश्वकर्मा योजना है कि जो प्रशिक्षण में रुचि नहीं रख रहे हैं लोग, जिसमें पैसे मिलते हैं, PM विश्वकर्मा योजना जो है, उनको क्या किया जाए? हटाया जाए। ये एक समिति की बैठक हुई है, राज्य कौशल एवं उद्यमिता समिति की। उसके अंदर ये निर्णय लिए गए हैं कि स्किल गैप असेसमेंट को तैयार किया जाए। PM इंटर्नशिप योजना जो है उसमें 20 कंपनियों के साथ काम किया जाए। जो अप्रेंटिसशिप है या जो प्रशिक्षण वाला काम है उसमें 2500 रुपये प्रति माह टाइम से दिए जाएं। और इसमें एक घोषणा हुई है कि अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है। 450 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी क्या बनाई जा रही है? DPR बनाई जा रही है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग, यानी जो कौशल विकास को लेकर एक सेंटर बन रहा है, और वो कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग। और ये कहाँ बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। कितनी लागत से बन रहा है? 450 करोड़ की लागत से बन रहा है। जल जीवन मिशन जो है इसमें सूची बन रही है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की क्या हुई है भाई? रैंकिंग जारी हुई है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की रैंकिंग जारी हुई है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की क्या जारी हुई है? रैंकिंग जारी हुई है। और इसके अंदर जो टॉप 3 जिले हैं उनमें कोटा कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। कोटपुतली बहरौड़ कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। और चित्तौड़गढ़ कौन से स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है। जो सहकारी समितियों की रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर कौन है? कोटा। सेकंड स्थान पर कौन है? कोटपुतली बहरौड़। और तीसरे स्थान पर कौन है? चित्तौड़गढ़। और KVSS जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें पहले स्थान पर परबतसर है, दूसरे स्थान पर खींवसर है और तीसरे स्थान पर सांगोद है। इस रैंकिंग को आपको याद रखना है। जो जिलों वाली रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर कौन है? कोटपुतली है। उसमें दूसरे स्थान पर कौन है? सॉरी,
पहले स्थान पर कौन है? कोटा है। दूसरे स्थान पर कौन है? कोटपुतली बहरोड है। और तीसरे स्थान पर कौन है? चित्तौड़गढ़ है। जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें पहले स्थान पर कौन है? परबतसर है। दूसरे स्थान पर कौन है? खींवसर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? सांगोद है। एमएसपी भुगतान में जैसलमेर और राजसमंद जो है वो लक्ष्य से पीछे हैं। इन दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि आप क्या करो, अपने स्थान में वृद्धि करो। तो ये दो डाटा याद रखने हैं, एक तो कोटा कोटपुतली बहरोड और चित्तौड़गढ़ वाला, एक परबतसर खींवसर और सांगोद वाला। नेक्स्ट जो है वो है हर गांव में सहकारी समिति का लक्ष्य एवं श्वेत क्रांति 2.0। इसमें कहा गया है कि क्या लाओ आप? श्वेत क्रांति 2.0 लाओ। और इसका मतलब है कि हर गांव में क्या एक सहकारी समिति और इसके अंदर सरस डेयरी प्लांट जो है उनको बनाना। तो दो चीजों पे बल दिया गया है कि एक तो हर गांव में क्या कर लो आप, सहकारी डेयरी जो है उनको विकसित करो, और अलवर में क्या बनाया गया है? एक सरस डेयरी का प्लांट जो है उसका शिलान्यास किया गया है। दो चीजें कही हैं कि हर गांव में एक तो क्या बनाओ आप, सहकारी समिति बनाओ हर गांव में। एक श्वेत क्रांति 2.0 की बात करी है कि श्वेत क्रांति 2.0 के अंदर क्या करो आप, जो सरस सहकारी क्षेत्र की डेयरियां हैं उनका क्या करो, विकास करो, और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या बनाओ, सशक्त बनाओ। तो दो न्यूज हैं, एक तो श्वेत क्रांति 2.0 और एक है श्वेत क्रांति 2.0 और एक है हर गांव में एक सहकारी समिति। ये नया विजन है किसका? भजनलाल शर्मा जी का। मानसून समीक्षा एवं कृषि जो हेतु है उसके लिए कैबिनेट ने निर्देश जारी किए गए हैं कि मानसून वगैरह में आप क्या करो, खेतों का ध्यान रखो। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। कैबिनेट के कुछ फैसले हैं। सरकारी कर्मचारी बीमा नियम जो है 1998 उसमें संशोधन किया है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि अब कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक निरंतर जो है वो बीमा कवरेज मिलेगा। मंत्रिमंडल जो हाल ही में बैठक हुई उसके 4-5 डिसीजन थे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 1 अप्रैल 2026 को ये लागू हुआ है। जो 1998 का सरकारी कर्मचारी बीमा नियम था उसमें संशोधन हुआ है। अब जो है वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक निरंतर बीमा खान मिलेगी। एक पचपदरा नमक खान जो है उसके विस्थापन को लेकर नियम बना है कि बालोतरा रिफाइनरी से प्रभावित 198 जो नमक खान हैं उनका क्या किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा। और खुदाई लागत बढ़ने के कारण 25% की वृद्धि कर 9.81 करोड़ के भुगतान को क्या की गई है, स्वीकृति दी गई है। जो ये नमक खदानें हैं इनको क्या किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। एक है सीमेंट उद्योग यानी मैसर्स स्टार सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है उनको भूमि आवंटित की गई है और 922 मेगावाट की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें भानीपुरा बीकानेर में 22 मेगावाट है, रड़दा जैसलमेर में 200 मेगावाट है और बोड़ाना जैसलमेर में 700 मेगावाट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एक तो मैसर्स स्टार सीमेंट जो है जैसलमेर में, यहाँ जैसलमेर के जोगा और सानू में 254 हेक्टेयर ज़मीन दी गई है इसके लिए, और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है उसमें जैसलमेर के लीला पारेवर में 107 हेक्टेयर ज़मीन दी गई है। इन जगहों का नाम नोट कर लेना। मैसर्स स्टार सीमेंट के लिए कहाँ दी गई है, जैसलमेर के जोगा और सानू में, कितनी, 254 हेक्टेयर। और अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए कहाँ दी गई है, जैसलमेर के लीला पारेवर में 107 हेक्टेयर। अक्षय ऊर्जा की 922 मेगावाट की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें भानीपुरा ये कहाँ है, बीकानेर में, कितने मेगावाट है, 22 मेगावाट। रड़दा कहाँ है, जैसलमेर में, कितने मेगावाट है, 200 मेगावाट। बोड़ाना कहाँ है, जैसलमेर में, कितने मेगावाट है, 700 मेगावाट। ऐसे करके टोटल कितनी हो गई, 702 से 9 से और 922 मेगावाट। और कितनी परियोजना है, 3 परियोजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, कितने मेगावाट की, 922 मेगावाट की कितनी परियोजना है, 3 परियोजना। इनको क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है 3 परियोजनाओं। नेक्स्ट जो है वो है वन स्टेट वन इलेक्शन। देखो अब की बार जो राजस्थान में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के चुनाव किए जाने हैं,
इनके चुनाव कैसे हो रहे हैं? वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो बनाए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं। और इसको अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 अगस्त 2026 को एक रिपोर्ट सौंपी थी। ओबीसी जो आयोग है उसने एक रिपोर्ट सौंपी थी, इसको क्या कर लिया गया है? स्वीकार कर लिया गया है। और इसके बाद राज्य में एक साथ चुनाव जो है वो किए जा रहे हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की नीति जो है वो 2026 में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य निवेश प्रोत्साहन आदि जो है वो बढ़ावा देना है। कब लॉन्च करी है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति? 2026 में। अगली है श्रमिक कल्याण और औद्योगिक संबंधी नियम जो हैं वो जारी किए गए हैं। और न्यूनतम मजदूरी संहिता के नियम जारी हुए हैं कब? 2026 में। इसमें दो चीज़ें कही गई हैं कि जो महंगाई भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो साल में 2 बार होगा, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को 2 बार संशोधित होगा, यानी 1 अप्रैल को होगा और 1 अक्टूबर को होगा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। दूसरा, सप्ताह में कितने कार्य घंटे हैं? 48 घंटे। एक दिन में अधिकतम 10.5 घंटे विश्राम सहित हैं, 5 घंटे काम के बाद आधे घंटे का विश्राम है। ये नई मजदूरी संहिता है। मजदूर संहिता है कब की? 2026 की। इसमें 2-3 चीज़ें दी गई हैं मजदूर संहिता के अंदर। जो श्रम मजदूर संहिता है 2026 की, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो 2-3 चीज़ें? एक तो सबसे पहले जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, वो साल में कितनी बार संशोधित होगा? 2 बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। एक तो ये न्यूज हो गई, 2 बार संशोधन है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? 48 घंटे अधिकतम काम कर सकते हो। एक दिन में अधिकतम कितने कर सकते हो? 10.5 घंटे कर सकते हो, उसमें आपको विश्राम भी करना है। और हर 1 घंटा, जैसे ही 5 घंटा आप काम करोगे तो आपको आधे घंटे जो है वो क्या लेना पड़ेगा? रेस्ट लेना ही पड़ेगा। औद्योगिक संबंध जो है वो नियम जारी किए गए हैं। और इसमें गुप्त मतदान प्रणाली जो है, ट्रेड यूनियनों का जो चुनाव होगा उसमें कैसी प्रणाली ले ली है? गुप्त मतदान प्रणाली जो है उसका उपयोग कर लिया है। इसमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसका जो है उद्घाटन किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से पैदा होकर मिशन हरियालो राजस्थान, 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे शुरू हुए हैं। ये सारे उसके ही प्रावधान है जो अपन मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसी के अंदर जो प्रावधान हुए वही हैं। अच्छे ऊर्जा परियोजनाओं हेतु नियम 2007 में संशोधन किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब आवंटित भूमि में से कितने % भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखनी होगी? 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आयोजित करनी होगी। किसी को अगर भूमि आवंटन करवानी है ना अच्छे ऊर्जा के लिए, तो उसको 10% भूमि किसके लिए आरक्षित करनी पड़ेगी? वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। अगली चीज है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है 2024, उसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जो है उसमें संशोधन किया गया है क्या? इसमें जो पावर एवेल्यूकेशन की अधिकतम समय सीमा है वो 3 वर्ष, उसको घटाकर कितना कर दिया है? 2 वर्ष कर दिया है। और राजस्थान 49,000 मेगावाट के साथ देश में अच्छे ऊर्जा में क्या है? प्रथम स्थान पर है। और 2030 तक का लक्ष्य कितना है? 120 मेगावाट। फिलहाल में कितनी है स्वच्छ ऊर्जा? 49,000 मेगावाट। और 2030 तक का लक्ष्य कितना है? 125 गीगावाट। ये डेटा भी याद रखना है, ये डेटा भी याद रखना है। तो 2024 की नीति थी उसमें संशोधन हुआ है। जो एवेल्यूकेशन की सीमा थी उसमें क्या किया है? 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया है। और बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के पंजीकरण शुल्क में कितनी छूट कर दी है? 50% जो छूट है वो कर दी है। बैटरी जो व्यवस्था है, बीबीजी राम जी जो है वो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। इसमें कितने रुपए? 12,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 125 दिन का जो है रोजगार प्रदान किया जाता है। एक अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान, 9 से 17 अगस्त तक को चलेगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। अन्न को प्रोत्साहन करने के लिए एक अन्न प्रमोशन एजेंसी जो है उसका स्थापना की जा रही है। इसमें जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अन्य मिलेट का काम करेगा। 50 लाख रुपए तक के ऋण पर 60% अनुदान, 50 लाख से 1 करोड़ के ऋण पर 50% अनुदान और 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 40% अनुदान। और अधिकतम अनुदान कितना होगा? 1.5 करोड़ रुपए जो है महिलाओं को और SC ST वालों को 5% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मिलेट्स
या अन्य उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए कि यदि आप 50 लाख तक का ऋण देते हो तो आपको कितना है 60% अनुदान है, और यदि आप 50 लाख से 1 करोड़ तक का लेते हो तो आपको 50% है, और 1 करोड़ तक आपको कितना है 40% है, और अधिकतम कितना है 1.5 करोड़ तक का अनुदान है। फूड पार्क विकास नीति 2026 की जारी हुई, जिसमें प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर क्या विकसित किए जाएंगे, फूड पार्क जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। और इसमें जो राजस्थान हुआ था उसमें 4 श्रेणियों में क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 17 अगस्त को बनाया गया, और कहाँ बनाया गया, वो राज्य स्तरीय समारोह इसका जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ। जो राज्य स्तरीय हथकरघा दिवस का समारोह है वो कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। किसका, राज्य स्तरीय जवाहर जो हथकरघा दिवस है। इसके दिन जो है देखो राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार कुछ आयोजन जो दिए गए। इसका प्रथम पुरस्कार मिला श्री कानाराम डीडगांव जालोर के लिए। ये कौन से पुरस्कार हैं, राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। श्री कानाराम डी गांव जालोर के जो हैं उनके लिए प्रथम पुरस्कार मिला। श्री सोहनराम टाकला नागौर के हैं, ये कलात्मक दरी के लिए इनको सेकंड पुरस्कार मिला। और तृतीय पुरस्कार जो है वो श्रीमती धापूबाई असनावर झालावाड़ की हैं, गागरोनी डबल बेडशीट के लिए। प्रथम पुरस्कार किसको मिला, कानाराम जी को, जो कहाँ के हैं, डी गांव जालोर के। द्वितीय पुरस्कार मिला श्री सोहन राम को, जो कहाँ के हैं, टांकला नागौर के हैं। तृतीय पुरस्कार मिला श्रीमती धापूबाई को, जो कहाँ की हैं, असनाबर झालावाड़ की हैं, गागरोनी कढ़ाई के लिए। सांत्वना पुरस्कार जो है वो दिनेश बोबरिया को मिला, जो सालाबास जोधपुर के हैं, जो पंजादरी और इनके लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा कल्चर वाला पार्ट भी मिल जाएगा कि दरी निर्माण जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कलात्मक दरी टाकला नागौर की। कॉटन और सिल्क साड़ी कहाँ की है, डीगांव जालोर की। इनका संबंध कहाँ से, तो आपको कल्चर वाला पार्ट भी इसके साथ साथ हो जाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। हथकरघा दिवस जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र में हुआ, और इसके जो मुख्य वक्ता थे वो उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें किसने जो है अवार्ड प्रदान किए गए, कानाराम जी को प्रथम, सोहनराम टाकला नागौर को द्वितीय, और धापूबाई असनावर झालावाड़ को तृतीय, और दिनेश बोबरिया को सांत्वना पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, जो सालाबास जोधपुर के थे। हथकरघा प्रदर्शनी जो है वो आयोजित की गई, और 9 अगस्त तक, 7 से 9 अगस्त जो है उसका आयोजन हुआ। 3 दिवसीय प्रदर्शनी हुई। इसमें 60 स्टॉल जो हैं वो जवाहर कला केंद्र में स्थापित की गई। इसमें एक नाम है बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र का युवा श्री बरीगा राम, उसको उत्कृष्ट पट्टू साड़ी बुनाने के लिए क्या किया गया, आयोजन किया गया। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उसने हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025, इसका नाम आप जरूर याद रखना। बाड़मेर के सेड़वा क्षेत्र का है कौन, बरीगा राम। बरीगा राम जो है कहाँ का है, सेड़वा बाड़मेर। इनको किसके लिए, पट्टू साड़ी की बुनाई के लिए। राजस्थान से एक राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार भी प्रदान हुआ है, किसको, बरीगा राम को। ये कहाँ के हैं, बाड़मेर के हैं। बाड़मेर के जो बरीगा राम हैं उनको पट्टू साड़ी की बुनाई के लिए क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। ब्रिक्स जो मंत्री हैं उनकी जो है वो आयोजन हुआ, वो कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। ये राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है उसका जो राज्य स्तरीय समारोह है वो कहाँ हुआ, करणी स्टेडियम बीकानेर में हुआ। और ये एक लिस्ट है कि इन जो मंत्री हैं इन्होंने अपने अपने जिलों में क्या किया, ध्वजारोहण किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ ऐसी है नहीं। एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया एससी के जो आर्टिजन हैं, जो कलाकार हैं, जो लेदर वगैरह का काम करते हैं, आर्टिजनों को एक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, और ग्राम चावड़िया तहसील बस्सी में इसका आयोजन हुआ। जो चमड़े वगैरह का काम करते हैं उनको बोलते हैं आर्टिजन, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्य हुआ। और इसका जो है 2 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें 1000 रुपये की टूल किट और 500 रुपये प्रति माह का स्टाइप फंड जो है वो दिया जाता है। ये जो लेदर गुड प्रशिक्षण है वो कहाँ किसको होता है,
एससी वालों को होता है, यानी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो लेदर गुड्स का काम करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित हुआ। कहाँ? ग्राम चावड़िया तहसील बस्सी के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ। और जो तहसील बस्सी में इसका आयोजन हुआ ग्राम चावड़िया में, वहाँ क्या किया गया, इनको प्रशिक्षण प्रदान हुआ। और इस प्रशिक्षण के अंदर आपको याद ये रखना है कि कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 2 माह का। 1000 रुपये जो हैं वो किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? टूल किट के लिए प्रदान किए जाते हैं। और 500 रुपये प्रतिमाह स्टाइफंड है। जो कुछ योजनाएं इसके अंदर जानकारी दी गई कि एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलती है जिसमें 100% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, 100% पुनर्भरण होता है और 10% मार्जिन मनी का अनुदान होता है। एक भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना चलती है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र हेतु 10 करोड़, सेवा क्षेत्र हेतु 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र हेतु 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिनमें मार्जिन मनी 25% और 6 से 9% तक ब्याज अनुदान जो है वो प्रदान की जाती है। इन सारी योजनाओं को अपन इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, वहाँ डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ इनकी केवल मोटा मोटी जानकारी दे रखी है कि जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसमें 100% ब्याज अनुदान होता है। अगला जो है वो है राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव का क्या हुआ? पोस्टर जारी हुआ। 13 अगस्त 2026 को इसका क्या किया गया? पोस्टर जारी किया गया। कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका पोस्टर जारी किया गया। इसके अंदर लोकार्पण किया गया सब रीजनल साइंस सेंटर उदयपुर का और न्यूक्लियर पावर गैलरी जयपुर के अंदर। इसका याद रखना, जो राजस्थान यूथ सेंटर है उसका सब रीजनल सेंटर कहाँ? उदयपुर के अंतर्गत, और न्यूक्लियर पावर गैलरी और 7D थिएटर जयपुर के अंदर। और डिजिटल प्लेनेटोरियम जो है वो उदयपुर एवं जोधपुर में इनका शिलान्यास हुआ। डिजिटल प्लेनेटोरियम का पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये जो डिजिटल प्लेनेटोरियम है उनका कहाँ? ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना इस चीज़ को। सब रीजनल साइंस सेंटर कहाँ बन रहा है यूथ का? उदयपुर के अंदर। न्यूक्लियर पावर गैलरी और 7D थिएटर कहाँ है? जयपुर के अंदर। डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ कहाँ बने हैं? उदयपुर और जोधपुर में। डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ कहाँ है? उदयपुर और जोधपुर के अंतर्गत है। राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 का क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। और 4 शहरों में आई स्टार डैश हेतु MOU आयोजित जो हैं वो किए गए। एक जयपुर के अंदर पहल चल रही है स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर की। इसमें 3R का सिद्धांत है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और इन्होंने कहा है कि आप क्या करो, जो गीला कचरा है उसको किस में डालो? हरे बॉक्स में डालो, सूखे कचरे को नीले बॉक्स में डालो, सैनिटरी कचरे को लाल में डालो और विशेष देखभाल वाला कचरा है उसको काले में डालो। ऐसे करके डोर टू डोर जो है वो लिया जाएगा। कहाँ चल रहा है स्वच्छता का विशेष अभियान? जयपुर के अंदर। कितने R पर? 3R के ऊपर कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला है विकसित भारत, BBG राम जी, ये पहले भी हमने देख लिया। 125 दिन की रोजगार गारंटी होती है इसके अंदर। इसमें 4 श्रेणियों पर बल दिया जा रहा है। सबसे पहले जल संबंधी कार्य, दूसरा ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य, आजीविका संबंधी कार्य और आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य। याद रखने की बात यह है कि कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 12,000 करोड़ का प्रावधान जो है वो किया गया है। इसके अंदर कितने दिन का रोजगार गारंटी है? 125 दिन की। इसकी टैगलाइन जरूर याद कर लेना, सशक्त गांव समृद्ध भारत। प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो BBG राम जी योजना है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना है, उसकी टैगलाइन क्या है? उसकी टैगलाइन क्या है? सशक्त गांव और समृद्ध भारत। BBG राम जी। अगली जो करंट अफेयर संबंधी न्यूज है वो है अलवर से। अलवर में क्या हुआ है? विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी। केवल यही याद रखनी है, ये पहली स्पेस प्रदर्शनी है जो राजस्थान के अंदर आयोजित हो रही है। कौन सी है? विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का क्या हो रहा है? शुभारंभ हुआ है 10 अगस्त 2026 को। MITRC कॉलेज है अलवर में। कौन सा कॉलेज है? MITRC कॉलेज। कहाँ है ये? अलवर के अंतर्गत है। इसमें कितने दिवसीय प्रदर्शनी हो रही है? 3 दिवसीय प्रदर्शनी हो रही है। गगनयान, मंगलयान, इन सब का जो है यहाँ सभी प्रदर्शनी की जाएगी और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों को युवाओं को अवगत किया जाएगा। अगला है
केंद्रीय आर्थिक मामलों की सचिव द्वारा राजस्थान के वित्तीय नवाचारों की सराहना। देखो, दो नए वित्तीय नवाचार आए हैं। एक तो है एसएनए स्पर्श, ये बनाया है सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली को मजबूत करने के लिए। दो नए नवाचार हैं, आर्थिक नवाचार। कौन कौन से हैं? एक तो है एसएनए स्पर्श, ये सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। एक है साइबर ट्रेजरी। साइबर ट्रेजरी जो है वो तेज और पारदर्शी जो वित्तीय लेन देन हो रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एक तो कौन सा है? एसएनए स्पर्श। एसएनए स्पर्श किसके लिए है? सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसको विकसित करने के लिए। और साइबर ट्रेजरी जो है वो किस लिए है? तेज और पारदर्शी वित्तीय लेन देन की सुविधा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें भविष्य की प्राथमिकताएं और पीपीडी मॉडल का क्या दिया गया है? सुझाव दिया गया है। एक जो कोचिंग हब था किसके अंतर्गत था? प्रतापनगर में। प्रतापनगर में जो कोचिंग हब था उसको बनाया जा रहा है स्टेट इनोवेशन। क्या बनाया जा रहा है? इसको स्टेट इनोवेशन हब बनाया जा रहा है। और ये जो प्रतापनगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट था इसको स्टेट इनोवेशन की क्या हो गई? 11 मई 2026 को घोषणा हुई और इसमें विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अध्ययन किया जाएगा और स्टेट इनोवेशन हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। याद रखने की बात यह है कि जो कोचिंग हब था उसको क्या बनाना चाह रहे हैं? अब ये स्टेट इनोवेशन हब बनाना चाह रहे हैं। कहाँ है ये? जो प्रतापनगर है, जयपुर। कहाँ है प्रतापनगर? जयपुर में। और इस जयपुर में जो कोचिंग हब बनाया गया था उस कोचिंग हब को क्या बनाया जा रहा है? स्टेट इनोवेशन हब के रूप में क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक पीएम ई बस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में था। अभी काफी जो है ई बसों की क्या की जा रही है? घोषणा की जा रही है। अभी हाल ही में जयपुर को 16 ई बस दी गई, उससे पहले अभी अजमेर को 10 ई बस दी गई। कुल मिला के बात यह है कि अब तक प्रदेश के 8 शहरों में 110 पीएम ई बसें पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे ई बस आ रही हैं वैसे वैसे अपन इसका जो है देते चलेंगे। एक पीएम ई बस करके योजना है जिसमें प्रत्येक विभिन्न शहरों में क्या चलाई जा रही है? ई बस। ई बस का मतलब होता है कि जो चार्जिंग वाली जो बस होती हैं वो है क्लीन मोबिलिटी विजन को लेकर। प्रथम चरण में 8 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर के लिए 675 बसें क्या की गई थी? स्वीकृत की गई थी। प्रथम चरण में कितनी बस स्वीकृत की गई थी? 675 बस स्वीकृत की गई थी। और राज्य सरकार के प्रयास से 475 अतिरिक्त बसें स्वीकृत हुई हैं। तो यानी टोटल बस कितनी है? 1150 पीएम ई बस जो हैं वो स्वीकृत हैं। राजस्थान के लिए टोटल ई बस कितनी स्वीकृत हैं? 1150। इनमें से प्रथम चरण के अंतर्गत कितनी बस थी? 8 शहरों में 675 ई बस थी। और राज्य सरकार ने कितनी और अतिरिक्त कर दी? 475 अतिरिक्त और कर दी। तो टोटल कितनी हो गई? 1150 पीएम ई बस हो गई। इनके लिए हाई क्वालिटी के तो देखो स्टैंड बनाए जाएंगे, पीएम ई बस स्टैंड बनाए जाएंगे और चार्जिंग वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। जोधपुर में एक ग्राम पंचायत है चावंडा, केरू, जोधपुर। यहाँ एक समारोह चलाया गया और वो समारोह है बेटी जन्म गौरव सम्मान समारोह। कहाँ? जोधपुर। इसमें सरपंच कार्यकाल में जन्म लेने वाली 201 बालिकाओं को 5100 रुपए की प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया गया। कौन सी पंचायत है? चावंडा। और कहाँ है ये? केरू, जोधपुर। जोधपुर में केरू जो तहसील है वहां की एक पंचायत है चावंडा। वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कौन सी पंचायत में किया गया है? चावंडा में। यहाँ 201 बालिकाओं को क्या दिया गया? 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की गई। ये नॉर्मल है जो क्षेत्रीय विकास कार्य है, कोई स्पेशल न्यूज ये नहीं है। अगला है जयपुर में जो ब्रिक्स देश हैं उनके पर्यटन समूह की बैठक हुई है। कब से कब हुई है? 19 से 22 अगस्त 2026 को जयपुर के अंदर पर्यटन समूह की बैठक 19 से 22 अगस्त। एक मैंने आपको बताई आईसीटी जो समूह है उसकी बैठक हुई कहाँ? पुणे के अंदर। उसमें मैंने 3 प्रोग्राम आपको बताए थे। ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक, संचार मंत्री जो थे उनकी बैठक हुई थी। इसमें 10 से शामिल हैं। 19 अगस्त को इसमें द्वितीय ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का उद्घाटन होगा। 21 अगस्त को प्रथम ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीट होगी। टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट कब होगी? 21 अगस्त को प्रथम। और 22 अगस्त को प्रतिनिधि मंडलों का विशेष कार्यक्रम होगा। 19 से और 22 अगस्त तक क्या होगी भाई?
ब्रिक्स के पर्यटन समूह, जो पर्यटन समूह है ब्रिक्स का, ब्रिक्स के पर्यटन समूह की बैठक कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में ब्रिक्स के कौन से समूह की बैठक हो रही है? पर्यटन समूह की। और आईसीटी समूह की बैठक कहाँ हुई? पुणे में, वही 19 से 22 अगस्त। तो ये विभिन्न समूहों की बैठक चल रही है, इनको आप याद रखना। एक महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम हुआ, और ये कहाँ हुआ? कौन सा कार्यक्रम हुआ? महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम। और ये कहाँ हुआ भाई? अजमेर में हुआ, और अजमेर का एक कॉलेज है मेयो कॉलेज। इस मेयो कॉलेज में अजमेर में हुआ क्या? महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम। और इसके तहत जो है विभिन्न पुलिस जो काल का पेट्रोलिंग हो, अन्य जो है उनका क्या हुआ था? सब सम्मान किया गया था। कौन सा कार्यक्रम था? महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम। कहाँ हुआ है ये? अजमेर के मेयो कॉलेज में हुआ है। अजमेर के मेयो कॉलेज में इसमें एक सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, फ्रॉम शैडोज टू स्ट्रेंथ सी राइजेस शीर्षक से एक प्रभावशाली नृत्य नाटक और कविता पाठ का क्या किया गया? वाचन किया गया, प्रस्तुत किया गया। फ्रॉम शैडोज टू स्ट्रेंथ सी राइजेस, ये महिला संकल्प सुरक्षा से संबंधित था। बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ स्वतंत्रता दिवस का, कौन से स्टेडियम में? कर्णी सिंह स्टेडियम में। इसमें 22 पुलिस और कारागार पदक प्राप्त हुए। इसमें 2 राष्ट्रपति पदक हैं। ये जो 2 राष्ट्रपति पदक हैं, एक तो श्री भंवर सिंह हैं जो 3rd बटालियन आरएसी बीकानेर के हैं, एक सब इंस्पेक्टर श्री नरेंद्र सिंह हैं, ये एजीटीएफ सीआईडी सीबी जयपुर के हैं। राष्ट्रपति पदक कितने हैं? 2। एक सेकंड रुकें आप। राष्ट्रपति पदक कितने हैं? 2। कौन कुछ किस किस के लिए हैं? एक तो भंवर सिंह है, एक श्री नरेंद्र सिंह है। और राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक यानी कारागार पदक कितने हैं? 4। रमाकांत शर्मा, योगेश तेजी, लोकोज्जवल सिंह और सुगर सिंह गुर्जर। और पुलिस पदक कितने प्रदान किए गए हैं? 16 प्रदान किए गए। ये याद रखने की बात है, ज़्यादा राष्ट्रपति पुलिस पदक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। किस किस के लिए हैं? भंवर सिंह और नरेंद्र सिंह। राष्ट्रपति सुधारात्मक रमाकांत शर्मा, योगेश तेजी, लोकोज्जवल सिंह और सुगर सिंह गुर्जर, इनको प्राप्त हुए जो बीकानेर में समारोह हुआ। प्रवासी राजस्थानी एवं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। देखो 10 दिसंबर को क्या आयोजित होता है? प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित होता है। पिछली बार भी आयोजित हुआ था, इस बार भी आयोजित होगा। पिछली बार फर्स्ट था, इस बार सेकंड होगा। और उसमें जो है 35 लाख करोड़ के विभिन्न एमओयू हुए थे राइजिंग राजस्थान में। और विभिन्न जो हैं जैसे सीकर, झुंझुनू और चूरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियां जो हैं उनको लेकर हवेली संरक्षण योजना भी आई थी। और इसमें क्या है, बेंगलुरु जो है वहाँ एक सम्मेलन हुआ प्रवासी राजस्थान को लेकर कि एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? बेंगलोर चैप्टर। वहाँ क्या हुआ? आयोजन हुआ किसका? प्रवासी राजस्थान के एक चैप्टर का, कि 10 दिसंबर को जब होगा तो हम क्या करेंगे भाई? विभिन्न लोगों को सम्मानित करेंगे। जैसे 2025 के अंदर ये बताते हैं कि कितने लोगों को? 8 लोगों को हमने क्या किया था? सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को सम्मानित किया था? 8 लोगों को। अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के थे उनको, और विभिन्न व्यक्ति थे उनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। एक कर्म भूमि से मातृभूमि जो है उसमें जल संरक्षण की संरचनाओं पर क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। अगला है कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम जो है ये किसका है? मुख्य सचिव का है। इसको राष्ट्रीय सराहना मिली है कि राष्ट्रीय स्तर के जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हैं उन उसको लेकर मुख्य सचिव ने एक कार्यक्रम चलाया, कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम। और इसको 10 अगस्त को वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन हुआ जिसमें 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और इसमें इस कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम की क्या की गई? सराहना की गई कि ये क्या है? उदाहरण प्रस्तुत करने वाला नेतृत्व है। कौन सा कार्यक्रम था? कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम। और इस कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम की क्या हुई? काफी सराहना हुई। एक पर्यटन और जनजातीय विकास को लेकर है 2-3 चीजें।
एक ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। कितने का है ये? 100 करोड़ रुपए का, जिसमें बेड़ेश्वर धाम के लिए कितने हैं? 49.40 करोड़। मानगढ़ धाम के लिए कितने हैं? 13.41 करोड़। और इसमें मातृकुंडिया, सीता माता, गोतमेश्वर, त्रिपुर सुंदरी और ऋषभदेव, ये जगह हैं जो कौन से सर्किट में है? ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट कितने रुपए का है ये? 100 करोड़ का। इसकी ब्रेकिंग क्या है कि जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है, इसमें बेड़ेश्वर धाम के लिए कितने हैं? 49.40 करोड़। मानगढ़ धाम के लिए कितने हैं? 13.41 करोड़। और मातृकुंडिया, सीता माता और ये स्थान है। एक महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट है, वो कितने का है? 206 करोड़ रुपए का। इसमें चावंड है, हल्दी घाटी है, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर, जो महाराणा प्रताप से संबंधित स्थान हैं वो सारे दिए हुए हैं। कौन कौन सा है? कौन सा है? एक जो ट्राइबल सर्किट है वो तो कितने का है? 100 करोड़ रुपए का। और जो महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट है वो कितने का है? 206 करोड़ रुपए का। आदिवासी कला को संरक्षित करने के लिए सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना है, ये किसके लिए है? आदि आस्था को सुरक्षित करने के लिए। जनजातीय उत्पादों को वन फूल ब्रांड के तहत क्या किया जा रहा है? बाजार में उपलब्ध किया जा रहा है। वन फूल ये कौन सा है? कौन से उत्पाद हैं? जनजातीय उत्पाद। जनजातीय उत्पादों को कौन से ब्रांड के तहत लाया जा रहा है भाई? वनफूल ब्रांड के तहत ला रहे हैं। अगला है, राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा में रिकॉर्ड ले लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से याद रखना, काफी प्रचार भी इसका हुआ है। राजस्थान 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता पर पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात के बाद। पहला कौन सा था? गुजरात था। और 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा वाला, रिन्यूएबल एनर्जी वाला राजस्थान कौन सा बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। सौर ऊर्जा में नंबर 1 है 44,135 मेगावाट के साथ। सौर ऊर्जा में क्या है? 1 है। और इसका राष्ट्रीय क्षमता में कितना है? 27% योगदान है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का जो लक्ष्य है वो 2030 तक कितना है? 125 गीगावाट है। वर्तमान में 45,000 मेगावाट जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। पीएम कुसुम जो है उसमें 5,000 मेगावाट स्थापित हो गई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें 2.90 लाख से अधिक रूफटॉप संयंत्र बन चुके हैं। बैटरी स्टोरेज 12,400 मेगावाट और आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता जो है वो स्थापित हो गई है। डेटा है, बदलते रहते हैं, पर फिर भी अपन को पता होने चाहिए। 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? फर्स्ट राज्य बन गया है, पहली बात। दूसरी बात कि जो सौर ऊर्जा है उसमें कौन सा है? 50 गीगावाट वाला दूसरा राज्य बना है। पहला कौन है? गुजरात है। सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कितनी है क्षमता? 44,135 मेगावाट। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है उसमें लक्ष्य कितना है? 2030 तक कितना ले लेंगे हम? 125 गीगावाट जो है वो स्थापित कर लेंगे। पीएम कुसुम जो है उसमें 5,000 मेगावाट क्षमता स्थापित है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 2.90 लाख से अधिक रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो गए हैं। बैटरी स्टोरेज जो है वो 12,400 से अधिक की बैटरी भंडारण क्षमता है। हमारी मेगावाट क्षमता का अगर अपन देखें तो सौर कितनी है? 44,135 मेगावाट। पवन ऊर्जा कितनी है? 5,541 मेगावाट। बायोमास ऊर्जा कितनी है? 223 मेगावाट। और हाइड्रो एनर्जी कितनी है? 436 मेगावाट। याद रखने की बात है, सौर ऊर्जा कितनी है? 44,145। पवन ऊर्जा कितनी है? 5,541। बायोमास कितनी है? 223। और हाइड्रो कितनी है? 436। नॉर्मल सा डाटा है, आपको याद रखना है। फिर बीबीजी राम जी आ गई। एक पोर्टल है युक्ति धारा पोर्टल, ये याद रखना। बजट प्रावधान जो है वो 12,000 करोड़ का है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितनी राशि दे रहे हैं? 12.4 लाख दे रहे हैं। कितने प्रकार के कार्य हैं? 318 प्रकार के अनुमत कार्य हैं। इन सारी चीज़ों को एक जगह लिख लेना। ये जो बीबी जी राम जी जो योजना है ना, इसमें 3-4 चीज़ों को आप एक जगह लिख देना। पहली बात तो इसका जो वो है वो लोगो क्या था? सशक्त भारत समृद्ध गांव। सशक्त भारत समृद्ध गांव। कितने प्रकार के कार्य हैं? 318 प्रकार के कार्य हैं। कितने करोड़ का है? 12,000 करोड़ का बजट है। प्रत्येक पंचायत को अग्रिम में कितने मिल रहे हैं? 12.4 लाख अग्रिम मिल रहे हैं।
पोर्टल कौन सा है? प्रशासनिक व्यय जो है 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 9% कर दिया है। क्या? प्रशासनिक व्यय। ये 3-4 जो चीजें हैं वो आपको 100% याद रखनी है। राजस्थान श्रमिक नियोजन में देश में क्या है? प्रथम स्थान है श्रमिक नियोजन में। और इसमें एक पोर्टल है, वो कौन सा है? युक्ति धारा पोर्टल। तो ये बीबीजी राम जी जो है उसके बारे में देखो, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बीबीजी राम जी जो स्टार्ट हुई है उसके बारे में कि ये इस पे कौन सा पोर्टल है? युक्ति धारा पोर्टल है। 318 प्रकार के क्या हैं? कार्य हैं। 12,000 करोड़ जो है वो बजट रखा गया है। 12.4 लाख जो हैं वो अग्रिम दिए गए हैं प्रत्येक पंचायत को। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 9% कर दिया है। इसका लोगो क्या है? सशक्त भारत समृद्ध गांव। नेक्स्ट चलें अपन, वो है आवास आवंटन किए गए हैं विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों के लिए। कितने आवास किए गए हैं? 473 परिवारों का जो आवास है वो जयसिंहपुरा खोर में जो है वो दिए गए हैं। कोटा में 50 फ्लैट हैं और जोधपुर में 80 फ्लैट हैं। शहरी क्षेत्रों में अब तक 838 भवन। याद केवल यही रखना है कि 32 जातियों को क्या किया गया है? घुमंतु और अर्ध घुमंतु को उसमें लिया गया। कितनी जातियां हैं? 32 जातियां हैं। और इनके सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। और इनके लिए क्या दिए गए हैं? 473 परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं। नॉर्मल सी बात है, 473 परिवारों को क्या दिए गए हैं? आवास प्रदान किए गए हैं। किसने दिए हैं आवास? आवास दिए हैं राज्य सरकार ने। किसके लिए? विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो परिवार हैं उनके लिए। अगला है एक एबीजीसी एक्सान नीति जो है वो लागू हो गई है। और जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में क्या है? अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। एआईएमएल पॉलिसी जो है वो 2026 में लागू हुई है। जयपुर में क्या बन रहा है? ब्रह्मोस सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन रहा है। और 4,000 सरकारी कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक टूल है, वो क्या है? युवा एआई फॉर ऑल। जो कर्मचारी हैं सरकारी उनको एआई का प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा टूल है? युवा एआई फॉर ऑल। ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ बन रहा है? ये जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना है जिसमें विद्यार्थियों को पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। जो एलएलबी के विद्यार्थी हैं ना, लॉ के विद्यार्थी हैं, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम है। कहाँ? पुलिस मुख्यालय में। लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाया है सरकार ने। कितने का है? न्यूनतम 45 दिन का है और अधिकतम 3 महीने का है। 75% उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। 12वीं में आपके 60% होने चाहिए और 3 वर्षीय एलएलबी या 5 वर्षीय एलएलबी में आपका क्या होना चाहिए? एडमिशन होना चाहिए। किसके द्वारा? पुलिस मुख्यालय के द्वारा। कौन सी योजना है? राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना, अप्रेंटिस स्कीम है। राजस्थान पुलिस जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स को क्या दे रही है? इंटर्नशिप करवा रही है। 45 दिन की मिनिमम और 3 महीने की मैक्सिमम। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है बालोतरा जानियाना से। बालोतरा जानियाना जो है, जानियाना करके जगह है कहाँ? बालोतरा के अंतर्गत। वहाँ एचपीसीएल अपने सीएसआर फंड से 22 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है? एचपीसीएल जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सी जगह है? जानियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपीसीएल कितने रुपए दे रहा है? 22 करोड़ रुपए दे रहा है। और क्या बन रहा है यहाँ? एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। पचपदरा रिफाइनरी यहाँ स्थापित हुई थी जो 4 जुलाई को पीएम द्वारा उद्घाटित किया गया था। 9 MMTPA, ये ठीक है। रिफाइनरी के बारे में तो अपन पहले भी बहुत चर्चा कर चुके थे और कर लेंगे। बाकी याद रखना जानियाना करके जगह को। जानियाना है कहाँ? बालोतरा में। ये रिफाइनरी से संबंधित जगह है। यहाँ एचपीसीएल जो है वो क्या कितनी राशि दे रहा है अपने सीएसआर फंड से? 22 करोड़ की राशि दे रहा है। और क्या बन रहा है यहाँ? राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। नेक्स्ट है ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं उनकी बैठक हो रही है कहाँ? जयपुर में। रोल टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज। मोबिलाइजिंग जो कैपिटल है उसको मेंबर कंट्रीज में एनडीबी को लेकर है, जहां निर्मला सीतारमन और डिल्मा रोसेफ जो एनडीबी की प्रमुख हैं। एनडीबी की प्रमुख कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की डिल्मा रोसेफ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? एनडीबी सेमिनार जो है वो कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। इसमें निर्मला सीतारमन आई हैं और एनडीबी की जो प्रमुख हैं वो कौन है? डिल्मा रोसेफ।
वो भी आई हैं। कहाँ हुआ है ये? जयपुर के अंदर हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। एक योजना है नारी शक्ति एवं संवर्धन योजना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर निःशुल्क जो है वो क्या कराया जाएगा? कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है। निःशुल्क क्या करवाया जा रहा है? कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट 25 अगस्त है। इसका भी याद रखना। कौन सी योजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या करवाया जाता है? निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है, नारी शक्ति एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत। एक राजनिवेश सिंगल विंडो सिस्टम है। इसमें याद रखना, इसमें कुछ सेवाओं को बढ़ाया है। 19 विभागों की 190 अनुमतियां और स्वीकृतियां शामिल की गई हैं। पहले 11 विभागों की 41 सेवाएं थीं, वर्तमान में कितनी कर दी हैं? 19 विभागों की 190 सेवाएं करती हैं। कितनी सेवाएं कर दी हैं इसके अंदर? 19 विभागों की और 190 सेवाएं कर दी हैं। कौन सा पोर्टल है, कौन सा सिस्टम है? राजनिवेश सिंगल विंडो सिस्टम। राजनिवेश सिंगल विंडो सिस्टम है। इसके अंदर 19 विभागों की 190 सेवाएं कर दी हैं और जो एंटरप्राइजेस सिंगल विंडो इनेबलिंग और जो क्लियरेंस नियम है वो जारी करे हैं 2026 के अंतर्गत। समय में कमी करी है। औसत आवेदन 2800 रुपये से बढ़कर 10,000 प्लस प्रतिमाह हो गए हैं। पहले 2800 थे, वो 10,000 प्लस हो गए हैं। और ई तुलामान करके जो बांट एवं माप है वो 12 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। और न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो 10 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिए। जो ई तुलामान पे माप है वो पहले 12 दिन थी, वो कितनी कर दी? 7 दिन। और न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर आपको लेना है, पहले 10 दिन था, वो कितना कर दिया है? 5 दिन कर दिया है। पर्यटन इकाई की जो परियोजना है वो 16 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी है। और फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण नई टाइम में होना है। और नियमों के सरलीकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में दूसरा स्थान है, यानी BRAP। नियमों में सरलीकरण जो है, रूल्स और रेगुलेशन में जो सरलीकरण है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड प्लेस है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर अपन चलें, एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी 2023 को। और इसमें जो उत्तरी सीमा के जो राज्य है ना, उनका विकास किया जाना था। 46 प्रखंडों के लिए उत्तरी सीमा के ये शुरुआत की गई थी 15 फरवरी 2023 को। अब वर्तमान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसकी स्वीकृति हुई 2 अप्रैल 2025 को और ये 2028-29 तक लागू है। केंद्र सरकार की योजना है। इसके लिए बजट कितना है? 6,839 करोड़। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे 17 राज्यों के 334 प्रखंडों में स्थित 1954 गांव हैं। जो गांव हैं उनका क्या किया जाएगा? सीमा से सटे गांव का विकास किया जाएगा। और इसके अंदर कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं। इसके 334 क्षेत्र हैं और उनमें 1954 क्या है? गांव है। देखो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। फर्स्ट कब हुआ था? 2023 में हुआ था। अब क्या होगा, इनको तो भले ही याद मत रखो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतियों के माध्यम से आपको विकास होगा, ये तो होगा ही। बाकी राज्य इसमें लिखे हुए हैं। राज्य और यूटी जो हैं ये कितने हैं? 17 राज्य हैं। 17 राज्य या यूटी हैं। इनके कितने प्रखंड हैं? 334 प्रखंड हैं। गांव कितने हैं? 1954 गांव हैं। इनमें क्या होगा? विकास होगा। ये लागू कब तक है? 2028-29 तक क्या है? लागू है। इसका बजट कितना है? 6,839 करोड़ जो है वो इनका बजट है। एक समझौता हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के बीच में। कैसा समझौता है? प्राथमिकता पूर्ण व्यापार समझौता हुआ है। बस इतना ही याद रखना। किसके बीच में हुआ है? दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के बीच में समझौता हुआ है। सस्ती दवाओं की आपूर्ति, IT का आदान प्रदान और चेन में एकीकरण। इसमें कितने शामिल हैं? टोटल 8 अध्याय शामिल थे। इसके अंदर टोटल कितने अध्याय शामिल थे? 8 चैप्टर शामिल थे जिन पर समझौता हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार। तो देखो इसमें कई ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, ये अपन ने देख लिया। ABGC XR लागू हुई है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन हब, ये अपने देख लिए स्लाइड। एक इंपॉर्टेंट है, एक खनिज की खोज हुई है और एक बेल्ट है डेरी बसंतगढ़ पोलेमेटिक बेल्ट। कहाँ की है ये? आबू रोड, सिरोही। कौन सा क्षेत्र है? डेरी बसंतगढ़
मेटेलिक बेल्ट, इसमें तांबा, सीसा और जस्ता और अन्य सह खनिजों के संकेत मिले। कौन सा क्षेत्र है भाई? बसंतगढ़ डेयरी है। याद रखना कहाँ का है ये क्षेत्र, आबू रोड सिरोही का क्षेत्र है। आबू रोड के पास डेयरी बसंतगढ़, इसके आसपास का इलाका है, जहाँ क्या हुआ है भाई, सीसा जस्ता और इनके क्या मिले, संकेत मिले। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ऐसे प्रश्न आते हैं कि कहाँ नए खनिज की जो खोज है वो हुई है। मेजर मिनरल बिल्कों की नीलामी में राजस्थान पहले स्थान पर है। और रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला राजस्थान कौन सा देश है? पहला देश है। देखो यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रेस जो विज्ञप्ति जारी होती है ना, उनमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैकग्राउंड की चीज़ें भी साथ साथ दी हुई होती हैं। जैसे गुजरात सरकार द्वारा अंबाजी क्षेत्र में पहले से ही खनन संचालित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बसों के लिए क्या किया गया, वहाँ प्रेजेंट किया गया। तो देखो अंबाजी क्षेत्र में कौन सी सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा पहले से ही खनन संचालित हो रहा है। तो डेयरी बसंतगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ सीसा जस्ता की क्या हुई है, खोज हुई है। प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स जो हैं वो 2026 में आयोजित होंगे। कब होंगे? 10 दिसंबर को होंगे। यो मैंने आपको बता ही दिए। इसके आवेदन चल रहे हैं, 10 दिसंबर 2026 को होंगे। इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले 8 व्यक्तियों को और एक संस्था को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और ये 8 व्यक्ति जो मैं नाम ले रहा था वो ये हैं, श्री अनिल अग्रवाल थे, अजय पिरामल थे, कुमार मंगलम बिरला थे, माधव सिंगानिया थे, विनीत मित्तल जी थे, नरसीराम कुलारिया थे, प्रदीप घीसूलाल माथोड़, पूनम चंद राठी, सीएम मुंदड़ा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक संस्था थी, सीएम मुंदड़ा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको पहला जो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन था उसके अंदर क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। कितने रुपए मिलते हैं? 2 लाख रुपए मिलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 जो है उसमें ये केंद्र सरकार का है। वो अपन ने राज्य सरकार का पढ़ा था जो करणी सिंह स्टेडियम में हुआ था, ये केंद्र सरकार का है। इसमें राष्ट्रीय पुलिस पदक मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो पदक हैं वो कितने दिए गए? कुल 16 दिए गए। एक एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत हैं आमेर के, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं महेंद्र कुमार भगत सीआईडी के। इनको कौन से पदक मिले? राष्ट्रपति पुलिस पदक मिले। अन्य 14 जो थे वो पुलिस पदक थे। 2 तो कौन से हैं? राष्ट्रपति पुलिस पदक, और ये जो है राज्य स्तरीय जो समारोह हुआ था उसमें आपको बता ही दिए थे, भंवर सिंह कंपनी कमांडर और नरेंद्र सिंह उप निरीक्षक को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिले थे। राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक जो है वो रमाकांत शर्मा उपाधीक्षक को मिले हैं। राष्ट्रपति जो कारागार पदक है वो किसको मिले हैं? रमाकांत शर्मा उपाधीक्षक को मिले हैं। देखो इन 14 और 16 को तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं। एक तो 2 ये राष्ट्रपति पुलिस पदक याद कर लेना, ये जो केंद्र राज्य सरकार वाले हैं इन 2 को याद कर लेना। 2 केंद्र सरकार वाले और 2 राज्य सरकार वाले, केवल 4 नामों को याद कर लेना, ज़्यादा याद मत करना। सराहनीय सेवा पदक जो हैं वो योगेश तेजी, लोकोज्जवल सिंह और सुगर सिंह गुर्जर को मिले। इन नामों को बहुत ज़्यादा याद करने की। सुरक्षा संकल्प संवाद जो है, महिला सुरक्षा संकल्प संवाद चल रहे हैं। ये एक तो वहाँ हुआ था, मेयो कॉलेज में हुआ था, एक ये कोटा में हुआ। तो जब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है किसानों के लिए राज्य सरकार की जो है वो अहम पहल है कि ऊर्जादाता बनेंगे किसान। इसमें बताया गया है कि पीएम कुसुम योजना जो है उसके तहत राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ए और सी के तहत 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के 2300 से ज़्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र जो हैं वो स्थापित कर दिए हैं। और किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो 6000 से बढ़ाकर 9000 कर दी है। और बैटरी ऊर्जा भंडारण की क्षमता कितनी है? 12,400 मेगावाट बैटरी ऊर्जा संचारण की क्षमता जो है वो है। और वर्ष 2027 तक सभी को क्या दे दिया जाएगा? दिन में बिजली दे दी जाएगी। अभी 26 जिलों को क्या मिल रही है? दिन में बिजली मिल रही है। ये चारों डाटा इंपॉर्टेंट है। एक तो सौर ऊर्जा का पीएम कुसुम योजना में कितनी है? प्रथम स्थान पर हैं हम। और कंपोनेंट ए और सी के तहत 5000 मेगावाट के कितने? 5000 मेगावाट के कितने सौर ऊर्जा संयंत्र? 2300 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहला डाटा। दूसरा है दिन में बिजली। कब तक सभी किसानों को बिजली दे दी जाएगी? आया हुआ प्रश्न है आरपीएससी ने। 2027 तक। वर्तमान में कितने जिलों को मिल रही है? 26 जिलों को। प्रसारण तंत्र में अगर देखें तो 400, 220 और 132 केवी के कितने ग्रिड सब स्टेशन? 61। और 33 केवी के 498 सब स्टेशन है। और
बैटरी प्रसारण क्षमता जो है वो कितनी है, 12,400 मेगावाट बैटरी क्षमता है। और राशि जो है वो 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 9,000 कर दी है, यानी 3,000 रुपये तो किसको होता है, केंद्र सरकार की तरफ से, और 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 3,000 राज्य सरकार की तरफ से। और सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसमें कितने रुपए तक का, 1,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। 5 डेटा है, पांचों इंपॉर्टेंट है, लिखे होने चाहिए आपके पास। अगला है वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियन है एक, उनका नाम है अनाहत सिंह। सबसे पहला यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनाहत सिंह जो है उनका कौन से खेल से संबंधित है, वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप से। तीज मेले का आयोजन हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, बीकानेर हाउस है, कहाँ, दिल्ली में। जो बीकानेर हाउस है वह, उसमें किसका आयोजन हो रहा है, तीज मेले का आयोजन हो रहा है। और ये जो तीज मेला है इसमें इसने क्या किया, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप जो है उसने बीकानेर हाउस में तीज मेले में क्या किया, भ्रमण किया और प्राइज बांटे, और कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है। अजमेर 7 MLD क्षमता के नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। अजमेर में जो वासुदेव देवनानी हैं, कुछ जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका ये एरिया है और वहाँ खूब सारे विकास के कार्य हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कहाँ हुआ है, अजमेर के अंदर, उसका उद्घाटन हुआ है। इस प्लांट के शुरू होने से पहले आना सागर झील जो थी ना, उसमें साफ पानी की संख्या 20 MLD तक पहुंच गई थी। अब क्या किया है कि आना सागर पर अमृत 2 योजना के तहत 22.60 करोड़ रुपए की योजना आई। और कौन सी झील के ऊपर है ये सारी बात, आना सागर झील के ऊपर है। आप याद रखना कि आना सागर जो है ना, उस पर काफ़ी काम करवा रहे हैं ये वासुदेव देवनानी जी, और कई बार ये न्यूज़ में आई है। तो झील का अगर कहीं मामला आ जाए ना, तो वो क्या है, आना सागर है। तो अजमेर में क्या हो रहा है, 16.31 करोड़ की लागत से 7 MLD क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज प्लांट का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। एक मेला हुआ शासन सचिवालय में, राजीव का राखी मेला, शासन सचिवालय में इसका उद्घाटन हुआ। राजीव का राखी मेला जो है कब से कब तक आयोजित होगा, 18 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक शासन सचिवालय परिसर में होगा। इसमें SHG जो हैं वो पर्यावरण अनुकूल आदि प्रोडक्ट जो है वो वहाँ देंगी। और इसमें कितने जिलों की महिलाएं भाग ले रही हैं, प्रदेश के 12 जिलों की जो SHG महिला हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो भाग ले रही हैं। कब से कब तक है, 18 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक। कहाँ हो रहा है, शासन सचिवालय परिसर में इसका आयोजन हो रहा है, राजीव का राखी मेला। नशा मुक्त भारत अभियान जो है उसमें एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सीमा संकल्प, और ये कहाँ चलाया जा रहा है, श्री गंगानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन से जिले में जो है वो ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया जा रहा है, वो किस में चलाया जा रहा है, श्री गंगानगर के अंदर चलाया जा रहा है ऑपरेशन सीमा संकल्प। इसमें क्या है, जो नशे में चलाए हुए नशे हैं, वाकई में काफ़ी भयंकर तरीके से इन सीमावर्ती जिलों में नशा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है इनमें काफ़ी भयंकर तरीके से है। तो इनमें समाप्त करने के लिए क्या चल रहा है, सीमा संकल्प ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा जो है, जिसकी 1 जुलाई को लॉन्च की गई थी, और इसकी जो सेवा है उसमें कितनी सेवाएं पहुंच गई हैं, 103 सेवाएं पहुंच गई हैं। इसका व्हाट्सएप नंबर 9461062705 है। और इसमें जो सेवाएं हैं वो कितनी हैं, 103 है, जिसमें 32 तो क्या है, एप्लीकेशन सेवाएं हैं, 36 क्या है, डाउनलोड सेवाएं हैं, 6 पेमेंट सेवाएं हैं, 29 स्टेटस चेक है। टोटल सेवाएं कितनी पहुंच गई हैं व्हाट्सएप पर, 103 सेवाएं जो हैं वो पहुंच गई हैं। कितनी, 103 सर्विसेज जो हैं वो पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। ये एक समिति बनाई थी, और वो समिति किसके अध्यक्षता में थी, अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक चयन समिति थी। उसने घोषणा करी अर्जुन पुरस्कार जो हैं 2025 के पुरस्कार हैं। देखो, अर्जुन पुरस्कार को भले ही पूरा याद मत रखना, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को प्राप्त किया गया है, 17 लोगों को दिया गया है। अब भले ही 17 के आप अर्जुन पुरस्कार के नाम याद मत रखना, पर कुछ एक पुरस्कार हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम है, वो श्री आई अरुम इना यागम, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं,
इनको अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया गया है। श्री आई अरुम इना यागम। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को प्राप्त हुआ है जो नियमित श्रेणी का है। श्री परमवीर सिंह एथलेटिक्स से हैं, छोटेलाल यादव मुक्केबाजी से हैं और नेहा नंद कुमार चौहान निशानेबाजी से हैं। 3 लोग हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम जो है वो धर्मेंद्र सिंह यादव मुक्केबाजी और वीरेंद्र कुमार कुश्ती से हैं। 2 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी है। और एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है जो एक संगठन को मिला है, आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। पुणे का जो आर्मी पैरालंपिक मोड है उसको मिला है, आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। ये देखो, ये पिछले 6-7 दिन का करंट अफेयर्स था। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें ज़बरदस्त मेहनत लगी है और इसको पढ़ाने में भी ज़बरदस्त मेहनत लगी है। अगर आपने नहीं लिखा है ना तो कोई काम की नहीं है ये क्लास, आप तय मानकर चलना है इस चीज़ को। और इसमें कुछ भी गैर ज़रूरी नहीं है। मुश्किल से 1-2 न्यूज़ मेरे को गैर ज़रूरी लगी, अगली बार से मैं ऐसी न्यूज़ को शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाया है, अलग एक्सपेरिमेंट कुछ किया है। तो पहले तो मुझे ये बताना कि आपको क्लास लगी कैसी है, रियल आप रिव्यू देना, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है समझ में तो यहाँ पढ़ाने का भी कोई ऐसा मतलब है नहीं। आप मैटर बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि अब आप ये मान कर चलो कि 7 दिन का मैं इतनी जल्दी कराने पर अगर 2 घंटे ले रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता देखो महीने भर का करंट अफेयर्स एक साथ होगा, नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नोट्स ज़रूर बनाओ, ये एकदम परफेक्ट करंट अफेयर्स है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो ज्वाइन कर लेना। आपका शुक्रिया।